हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो अभी हम लर्निंग एंड टीचिंग का एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो आज हमारा जो है लर्निंग एंड टीचिंग का एमसीक्यू होगा और इसमें जो है हम लोग 20 और क्वेश्चंस देखेंगे लर्निंग एंड टीचिंग का, और सभी को जो है एक एक करके समझते भी चलेंगे। 20 जो है कल हम देख चुके हैं, तो 20 आज देखेंगे और उसके बाद से हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो अभी हम लोग जो एमसीक्यू इसलिए लेकर के चल रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आपको हेल्प होगा। एंड उसके बाद जब हम हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, वो भी आप लोग के हर एक यूनिवर्सिटी को इंक्लूड करके होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को कि कैसा क्वेश्चन है, आप लोग अब आंसर करते जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी? मनोविज्ञान की जो प्रयोग करने वाली विधि है उसकी शुरुआत किसने की थी? ये कल क्वेश्चन जो है ट्विस्ट करके पूछा गया था एंड आई होप कि आपको इसका मतलब पता हो। ऑप्शन है आपके फ्रॉवेल, स्किनर, वुंट एंड जेम्स। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कौन है, और आप लोगों के आंसर जो है 10 सेकेंड के अंदर अपने अनुसार कर लीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। इसका आंसर जो है वुंट है। वुंट ने ही, देखिए पहले जो है हमारा ये साइकोलॉजी जो है वो हमारे दर्शन यानी कि फिलॉसफी के अंतर्गत आता था। तो पहले वुंट ने ही फिलॉसफी में से साइकोलॉजी को बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके सबसे पहले लैब खोलने की भी बात वुंट ने ही की, और उसके बाद से प्रयोगात्मक विधि का भी शुरुआत जो किया वुंट ने किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वुंट को जो है वुंट नहीं शुरू करने वाले ये विधि को इंसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरदर्शन विधि में क्या दोष है? अंतरदर्शन विधि में क्या दोष है, क्या इसमें प्रॉब्लम है? ऑप्शन है, समय अधिक लगता है, मतलब इस विधि में जो है ज़्यादा टाइम लगता है। मैं बताऊंगी ये विधि क्या है। दूसरा है, प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, और तीसरा है, धन का खर्च विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, या मानसिक क्रियाओं के अस्पष्ट एवं परिवर्तनशील होने से स्वयं के अध्ययन में कठिनाई होती है। पहले समझिए कि अंतरदर्शन मेथड है क्या। देखिए, अंतरदर्शन मेथड का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना, सेल्फ एनालिसिस करके अपने अंदर अपने आप को देखना। तो हम अपने अंदर को इस विधि में हम अपने आप को जो है जांचते हैं, देखते हैं। तो इसका जो दोष यानी कि इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है? तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने अंदर अपने आप को कितने अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि हमारी जो मेंटल स्टेटस रहता है हमेशा वो चेंज होते रहता है या अस्पष्ट रहता है। तो इस तरह से हम अपने आप को कितना सही तरीके से जो है अध्ययन नहीं कर पाते हैं और उसमें कठिनाई होती है। तो अंतरदर्शन का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस, अपने अंदर झांकना, आंतरिक रूप पे दर्शन करना, इसका मीनिंग हुआ। तो इसमें जो कठिनाई आती है मानसिक क्रियाओं के अस्पष्ट यानी कि हमारा मेंटल स्टेटस जो है परिवर्तनशील रहता है, तो जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है। तीसरा क्वेश्चन है या 23rd नंबर क्वेश्चन है, पद्धति शब्द का अर्थ है। पद्धति क्या है? पद्धति का मीनिंग क्या है? ऑप्शन से आपके, पद्धति का तात्पर्य सिंचाई करने का साधन है, पद्धति का तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है, या पद्धति एक शिक्षण विधि है, या पद्धति अध्ययन करने का तरीका है। देखिए, ये पद्धति जरूरी नहीं है, जिसको हम मेथड बोलते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीचिंग में यूज हो, सिर्फ एजुकेशन में यूज हो, ये हर जगह पे यूज होती है। इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसे रास्ते पर चले जिस रास्ते से जो है हम सही अपने उद्देश्य तक पहुंच पाए, यही होता है इसका मतलब। अब ये है कि एजुकेशन में अगर आप चल रहे हो तो जो आपने अपना उद्देश्य बनाया उसको पाओगे। अगर आप जो है सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई कर रहे हो, तो आपका मेन सिंचाई करने का उद्देश्य क्या है कि आप जो है सही तरीके से जो है अनाज उपजा पाओ, राइट। तो पद्धति का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जिस पर चल करके हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, या फिर सत्य की खोज की जाती है। मतलब ये सत्य से रिलेट कर दिया है तो ये उससे है, लेकिन आप उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है मनोविज्ञान में? ये आपको दे रहा है आंसर। पहला है ईवी टिचनेर, नन, फ्रॉवेल या जेम्स।
अभी आप लोग खुद से सोच भी लीजिए अगर आप लोग को पता है तो, अदरवाइज मैं तो एक्सप्लेन करके ही बता ही दे रही हूँ। संरचनावाद को जो जन्म देने वाले मनोविज्ञान में जो है वो ईवी टिचनर है। ईवी टिचनर ने जो है इस मनोविज्ञान में इस चीज़ों को यूज़ किया है। देखिए साइकोलॉजी जो हमारा मनोविज्ञान है ना, इसमें 2-3 लोगों का नाम याद रखिएगा। एक तो मनोविज्ञान को जो मनोविज्ञान की या तो जनक ही बोलिए या फिर ये बोलिए कि उसको दर्शन से अलग करने वाले कौन थे, तो हमने अभी पढ़ा वुंट है, ठीक है। मनोविज्ञान के लिए ही पहले तो वुंट हो गए। दूसरा है मनोविज्ञान के लिए प्रयोगशाला का सबसे पहला जो उसको स्थापना की बात की थी वो भी वुंट है। तीसरा क्वेश्चन आता है ज़्यादातर इससे पूछने कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ये तो मनोविज्ञान था, इसके आगे लगा दिया जाता है आधुनिक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको बोला जाता है, तो वो जेम्स को बोला जाता है, वो याद रखिएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जेम्स को बोला जाता है। और चौथा जो हमारा पॉइंट आता है कि मनोविज्ञान में संरचनावाद का जो जन्म दिया या फिर उसके प्रवर्तक कहलाए वो ईवी टिचनर। तो मनोविज्ञान से रिलेटेड ये 3 लोगों का नाम याद रखिएगा, वुंट, जेम्स और ईवी टिचनर का। ये क्वेश्चन बहुत इन तीनों से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकायवाद के प्रमुख प्रवर्तक है। प्रकायवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपके ऑप्शंस है जो है वो है आपके वॉटसन, फिर है हीगल, जेम्स या नन, इसमें से बताइए। तो प्रकायवाद के ऑफकोर्स जो प्रवर्तक है जेम्स कहलाते हैं, जेम्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की मनोविश्लेषण विधि का मुख्य प्रतिपादक कौन है। मनोविज्ञान की मनोविश्लेषण विधि, ये आप देख रहे होंगे कि आपका ये क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी से ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मनोविज्ञान की मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आपके ऑप्शन है जेम्स, वुंट, फैचनर या फ्रायड। आप इसमें से इसका आंसर जो बताएंगे जेम्स, वुंट, फैचनर या फ्रायड, तो इसका आंसर है फ्रायड। फ्रायड जो है मनोविश्लेषण विधि का जो है प्रतिपादक इन्होंने किया। इनकी एक थ्योरी भी है मनोविश्लेषण से लेकर के। 27 नंबर है मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। जो साइकोलॉजी है वो किस तरह का विज्ञान है। पहला है विधायक या नियामक, या फिर विधायक और नियामक दोनों, या फिर आप लोग के इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मनोविज्ञान से रिलेट करता है वो विधायक कहलाता है। मतलब नियम तो है ही, ऐसा नहीं है कि मनोविज्ञान में नियम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये मन की स्थिति को जोड़ा जाता है। तो वो हर किसी के लिए एक ही नियम पर चल करके आप नहीं ले सकते। विधायक का मतलब होता है कि वो इमोशन से जुड़ा हुआ रहता है, भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि जिसमें नियमों को कभी कभी नियम जो है लचीले होते हैं जिसको मॉडिफाई किया जाता है। तो ये हो जाएगा विधायक। 28 है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई। देखिए यही मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की मैं बात कर रही हूँ जो वुंट ने किया था। तो इसका ऑप्शंस आपके हैं 1889 में, 1879 में, या 1920 में, या 1890 में। बताइए कब किया गया था प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। तो जैसे मैंने आपको बताया इसकी स्थापना करने वाले वुंट थे और उन्होंने 1879 में किया था। ये कल भी क्वेश्चन था, ट्विस्टेड वे में था, तो उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई। अच्छा, इसकी स्थापना जो है उन्होंने कहाँ पे की। तो पहला है लिप्जिंग, स्टैनफोर्ड, बर्लिन या वियना। तो याद रखिएगा लिप्जिंग में किया गया, लिप्जिंग में, ठीक है। 30 नंबर है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला मतलब उसी जो अभी हमने कर ही रहे थे उसी में। तो मैंने आपको तो बता ही दिया है, तो इसका आंसर तो आप दे ही दोगे, वुंट। देखिए प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना वुंट ने की। मनोविज्ञान को जो है फिलॉसफी से निकाल कर लाने वाले वुंट थे। इन्होंने स्थापना कहाँ की, वो हमने अभी देखा लिप्जिंग में, और कब की, तो 1879 में। तो देखिए बस यही एक लाइन अगर आप याद कर लेंगे उससे आपके 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि के कारण मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी विधि यूज की जाती है कि हम साइकोलॉजी को जो है साइंस से रिलेट करने लगते हैं, साइंस कहने लगते हैं।
आपके ऑप्शंस है निरीक्षण विधि, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें कि हम हमारे आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं और उसके आधार पे जो है डिसीजन लिया जाता है, निरीक्षण विधि। दूसरा जो है मनोविश्लेषण विधि, जिसमें कि हम सामने वाले के मन की स्थिति को सोचकर समझकर जो है वो बताते हैं, तो ये हो जाता है मनोविश्लेषण। तीसरा है प्रयोगात्मक विधि, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस मेथड से, या नैदानिक विधि। नैदानिक विधि का मतलब होता है डायग्नोस्टिक मेथड। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि जिसमें हम समस्याओं का पता लगाते हैं। इस विधि का यूज़ करके हम जो है सामने वाले चीज़ या सामने वाले इंसान के समस्याओं का पता लगाते हैं, वो होता है नैदानिक। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी विधि का हम प्रयोग करते हैं मनोविज्ञान में, तो हम इसको विज्ञान, इसलिए इसको विज्ञान कहा जाता है। तो ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंट से रिलेट करेगा ना, साइंस है तो विज्ञान है, तो ये तो है एक्सपेरिमेंट से रिलेट करेगा। और ये एक्सपेरिमेंट जो है हम साइकोलॉजी में भी करते हैं, मनोविज्ञान में भी करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हर किसी के जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे करते हैं, क्योंकि हर कोई जो है एक दूसरे से अलग है, उसकी भावनाएं अलग है, उसका दिमाग अलग है, उसका सोच अलग है। तो उसके लिए हम, जैसे बोला गया ना कि एक ही विधि का यूज़ इसमें या एक ही नियम का यूज़ इसमें नहीं कर सकते हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं, अलग अलग लोगों की भावनाएं जो है अलग अलग होती हैं। तो इसलिए जो है हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो ये प्रयोगात्मक विधि का यूज़ किया जाता है मनोविज्ञान में, इसीलिए इसको विज्ञान कहते हैं। निरीक्षण विधि भी यूज़ होता है, मनोविश्लेषण विधि भी यूज होता है और नैदानिक विधि भी यूज होता है इसमें। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, युद्ध की दशाओं में सामाजिक व्यवहार अध्ययन के लिए मनोविज्ञान की किस विधि का उपयोग होता है? युद्ध यानी कि युद्ध की दशा अगर रहती है तो सोशल बिहेवियर के अध्ययन के लिए, यानी कि वहाँ के लोगों को जानने के लिए। अब देखिए, अब युद्ध वाले जगह में लोगों को आप समझेंगे तो किस तरह का समझेंगे? यही ना कि वो अब आपके साथ क्या करने वाला है और किस तरह से करने वाला है। तो मनोविज्ञान की किस विधि का प्रयोग उसमें किया जाता है, या फिर आपस में ही तालमेल बैठाने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है प्रयोग विधि, अंतर्दर्शन विधि, साक्षात्कार विधि या स्वाभाविक निरीक्षण विधि। तो देखिए, युद्ध में आप खुद जानते हो कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो युद्ध में लोग तो जाहिर सी बात है या तो फूल बरसाएंगे नहीं, और दूसरी चीज़ कि जो आपके साथी हैं वो आप लोगों के साथ जो है वो ऐसा तो नहीं हंसी मजाक हो रहा होगा। तो सभी जगह, चाहे इस साइड के हो चाहे उस साइड के हो, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सभी में जो है टेंशन बना ही रहता है। तो इस टेंशन की वजह से जो है जो निरीक्षण इसमें किया जाता है या जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो होता है स्वाभाविक निरीक्षण, यानी कि नेचुरल वे। नेचुरली ही वहाँ पे स्वाभाविक रूप से ही जो है वहाँ पे सब लोग बिहेव करेगा। इसीलिए इसमें जो विधि, जो ऑब्जर्वेशन यूज किया जाता है तो स्वाभाविक निरीक्षण होता है। स्वाभाविक निरीक्षण का मतलब होता है कि वो आप सिचुएशन क्रिएट नहीं करते हो, वहाँ पे जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में वो सामने वाला किस तरह से बर्ताव कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करके जो है आप अपना निर्णय लेते हो। तो इसमें स्वाभाविक निरीक्षण जो है विधि का यूज किया जाता है। 33 हमारा जो है, जिस समय में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह या तुल्य समूह। इसमें कौन सा समूह ये कहलाएगा? देखिए, स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो रहते हैं, जिस भी समूह में की बात हो रही है उसमें उसी वांछित समूह में तो रह नहीं सकता है, क्योंकि हम वांछित समूह का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप जिससे हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमें यही चाहिए। तो हमें अगर आपसे एक्सपेक्टेशन है तो क्या आप स्वतंत्र रह पाओगे? बिल्कुल नहीं, तो ये तो होगा नहीं। नियंत्रित समूह का मतलब होता है कि कंट्रोल्ड, जो भी वातावरण है वो किसी न किसी के कंट्रोल में है, तो उसमें भी आप अपने तरीके से तो बिहेव करने वाले नहीं हो, जो भी वेरिएबल होगा वो अपने तरीके से बिहेव नहीं कर पाएगा। तीसरा है प्रयोगात्मक। यस, हम प्रयोग जब करते हैं तो हम स्वाभाविक तरीके पे करते हैं। हम ये देखते हैं कि सिचुएशन में जो है, जो भी चीज़ है, जो भी वेरिएबल है, जो भी इंसान है, जिस पे भी हम कर रहे हैं उसका नेचुरल जो है रिस्पॉन्स कैसे निकल कर आ रहा है।
तो ये होगा प्रयोगात्मक समूह। प्रयोगात्मक समूह में ही हम जो है जो भी वेरिएबल्स का यूज करते हैं वो स्वतंत्र रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा है प्रयोगात्मक विधि में निम्नांकित में से किसकी कमी पाई जाती है। अब जैसे हमने अभी तक एक्सपेरिमेंट मेथड की इतनी बात की, तो इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो कौन सी कमी इसमें पाई जाती है वो आपको बताना है। आंतरिक वैधता की, इंटरनल वैलिडेशन की, बाह्य वैधता की यानी कि आउटर वैलिडेशन की, परीक्षण वैधता की या अंतर्वस्तु वैधता की। तो देखिए इसमें बाह्य वैधता की जो है कमी पाई जाती है इंटरनली, तो हमने जो सोचा हमने समझा वही लिया, लेकिन जो हमारा वैलिडेशन जो बाहरी वातावरण रहता है उसका वैलिडेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारा है 35 नंबर, जिस सर्वे में एक ही प्रतिदर्शन को आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े समय में कई बार अध्ययन किया जाता है। एक सर्वे किया जाता है और उसमें जो एक प्रतिदर्शन है उसको जो है टाइम टू टाइम पे उसकी आवश्यकता के अनुसार बार बार स्टडी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कौन सा सर्वे कहते हैं? साक्षात्कार सर्वे कहेंगे, डाक सर्वे कहेंगे, पैनल सर्वे कहेंगे या दूरभाष सर्वे कहेंगे? कौन सा सर्वे कहेंगे? तो इसको हम लोग पैनल सर्वे कहते हैं। कौन सा सर्वे बोलते हैं? पैनल। 36 है, निम्नांकित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न कर लिया जा सकता है? तो ऑप्शन है आपके दूरभाष सर्वे, साक्षात्कार सर्वे, डाक सर्वे या पैनल सर्वे। किसमें जो है सबसे कम समय लगता है? बस यही क्वेश्चन है, किसमें जो है सबसे कम समय लगता है? तो ऑफकोर्स फोन वाले में कम लगेगा ना। फोन किया आपने, वहां से सर्वे ले लिया कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के बारे में आप सर्वे कर रहे हो, ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, सामने से आ जाएगा अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आपने लिख लिया। तो ये सबसे कम समय होता है। साक्षात्कार सर्वे में इंटरव्यू लेना पड़ता है, सामने सामने बैठना पड़ता है। डाक सर्वे में कब तक लेटर जाएगा, कब तक आएगा। पैनल सर्वे में पहले तो आपको एक पैनल बनाना पड़ता है। पैनल का मतलब होता है जिसमें कि 4 से 5 लोगों की आप एक कमेटी बनाते हैं, एक पैनल बनाते हो। वो 4 से 5 लोग जो हैं वो बार बार जो है वो स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ को, और स्टडी करके निकालते हैं कि वो सही है या नहीं। तो उसमें क्या है कि अगर 5 लोगों का आपने पैनल बनाया है तो कभी ये होता है कि इनका मतभेद जो है इनसे हो रहा है, इनका मतभेद इनसे हो रहा है, इनका हो रहा है, तो इसलिए स्टडी की ज़रूरत बहुत पड़ती है। हाँ, ये है कि इससे जो भी रिजल्ट निकल कर आता है, आउटपुट जो निकलता है वो रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, पैनल, दूरभाष, डाक और साक्षात्कार। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर है, निम्न में किस विधि में एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ का अध्ययन किया जाता है? कौन से विधि द्वारा जो है किसी भी एक व्यक्ति के सभी चीज़ों का अध्ययन होता है? प्रयोगात्मक विधि, विकासात्मक विधि, व्यक्तिगत अध्ययन या अंतर्दर्शन विधि? इसमें से कौन सी विधि है? तो इसमें ये व्यक्तिगत विधि होगा। व्यक्तिगत विधि में इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के बारे में फुल्ली स्टडी किया जाता है, उसके लाइफ के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके अचीवमेंट के बारे में, जो भी उसने किया है, और उसमें फुल टाइम दिया जाता है। तो उसको हम लोग व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल स्टडी मेथड बोलते हैं, और इसमें सभी चीज़ों का उसका अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण सोपान क्या है? एक्सपेरिमेंट का पहला सोपान, पहला स्टेप क्या है? परिकल्पना का निर्माण करना, चरों का नियंत्रण करना, प्रतिदर्श का निर्धारण या प्रायोगिक अभिकल्प? इसमें से इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो ऑफकोर्स परिकल्पना का निर्माण करना। एक पहले तो बनाना, इमेजिनेशन, ये बनाना कि हाँ भाई क्या होने वाला है, किस तरह से एक दिमाग में जो है उसका प्लानिंग करना, उसको बोलते हैं। 39 हुआ, प्रयोग की योजना को क्या कहते हैं? प्रयोग की योजना को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है आपके परिकल्पना, प्रायोगिक अभिकल्प, नियंत्रण या प्रयोग परिचय। इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर है प्रायोगिक अभिकल्प, मतलब कि एक्सपेरिमेंट के बारे में अभिकल्पना करना, वही हुआ। ठीक है, तो एक तरह से एक योजना बनाया जाता है। 40 यानी कि लास्ट आज का हमारा ये क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड स्टूडेंट्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास, या उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति, या दूसरों के प्रति आदर भाव, या उपयुक्त सभी? तो इजी है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 40 का डी नंबर होगा। इसमें सभी चीज़ें जो है एक गिफ्टेड स्टूडेंट्स में पाई जाती हैं।
गिफ्टेड स्टूडेंट्स का मतलब होता है ऐसे स्टूडेंट जिनमें सभी तरह की क्वालिटी हो, एकेडमिकली वो अच्छे से करे, खेल कूद में अच्छा रहे, सभी तरीके की क्वालिटीज़ उसके अंदर होती है, तो उसको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, जिसमें सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा 20 लर्निंग एंड जो है टीचिंग का MCQ, फिर हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और फिर लर्निंग एंड टीचिंग का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।